अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का पहला चैप्टर जिसका नाम है शक्ली कशिश ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक है, तो उसमें कुछ चीज़ें दी हुई है। पहले पॉइंट कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, बोल रहा है कि किसी शय पर कुव्वत लगाने से क्या असरात होंगे। अगर किसी चीज़ पे आप फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा। या तो पॉजिटिव में होगा, मतलब वो चीज़ आगे जाएगी, या तो वो रुकेगी फोर्स लगाने पे, या तो वो नहीं होगी, मतलब डायरेक्शन चेंज ही नहीं होगा उसका। ठीक है, जैसे कि समझ लीजिए एक गाड़ी है जिसको आपने चालू किया, जो कि रुकी हुई है, आपने इस गाड़ी को चालू किया, उस पर आपने एक्सेलरेशन किया, तो वो गाड़ी क्या होगी, आगे की तरफ जाएगी, जो कि पॉजिटिव में होगा। ठीक है, लेकिन आपने उस गाड़ी को ब्रेक मार दिया। अगर ब्रेक मारा तो वो गाड़ी कुछ मोमेंट तक तो चलेगी, फिर रुक ही जाएगी, मतलब वो पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, तो फोर्स को रुकने का फोर्स, मतलब वो फोर्स है ना पीछे की तरफ जाएगा, मतलब वो गाड़ी एक टाइम पॉइंट पे आके रुकेगी। जैसे कि पंखा देखो, आप पंखे के बटन बंद करते हो तो ऑन द स्पॉट जैसे बटन बंद करे तो वैसे ही ना पंखा रुक जाता है। पंखा टाइम लेता है थोड़ा, मतलब 1 सेकेंड जो भी है, उसके बाद वो रुकता है। ठीक है, ठीक है, तो या तो वो आगे की तरफ जाएगा, या तो और फिर सेकेंड थर्ड क्या बता रही थी मैं, जैसे कि कोई बच्चा है और 2 बच्चे हैं। ठीक है, उन्होंने, आपने खेला होगा ना रस्सी खींचने वाला। ठीक है, तो दोनों की जो ताकत है ना सेम है, मतलब वो भी 30 kg का बच्चा है, एक सेकंड भी 30 kg का है, तो वो फोर्स जब लगाएंगे तो वो आगे जाएंगे ना पीछे, क्योंकि दोनों का फोर्स सेम है। ठीक है, तो वो ज़ीरो में आता है फोर्स। ठीक है, तो आपको कौन कौन सी कुव्वत के बारे में मालूम है। तो एक तो होता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक कुव्वत। एक हमारा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ज़मीन की ग्रेविटी जो होती है, शक्ली कशिश। ठीक है, थर्ड जो हमारा होता है क्या बोलते फ्रिक्शन, एक होता है मैग्नेटिक फोर्स, है ना। ऐसी बहुत सारी फोर्सेस होती है अलग अलग, एनर्जी की भी होती है अलग अलग। तो यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है बहरहाल। तो देखिए इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में, शक्ली कुव्वत कशिश के बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया हुआ था कि थॉट कि एक न्यूटन भाई साहब थे, वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो वो पेड़ का जो सेब है वो टूट के उनके सर पे आके लगा। तो उन्होंने सोचा कि भाई पेड़ से जो सेब है वो नीचे की तरफ ही आके गिरा है, वो ऊपर क्यों नहीं गया। तो उन्हें पता चला कि अर्थ है, वो अर्थ है ना, अर्थ अपने सेंटर की तरफ में कोई भी चीज़ को खींचती है। जैसे समझ लीजिए कि एक है ना एप्पल है, समझ लीजिए कि ट्री है। ओके, ट्री है ना, समझ लीजिए ये हमारा ट्री है, ये हमारा अर्थ है। ओके, और यहाँ पे समझ लीजिए इसी ट्री पे से एक एप्पल यहाँ है, और समझ लीजिए अर्थ के ये साइड में एक एप्पल है, समझ लीजिए। ठीक है, तो जो एप्पल है ना वो इसके सेंटर की तरफ में आएगा। ओके, एप्पल, बट अब ये जो है वो नीचे नहीं जाएगा, वो भी इसकी सेंटर की तरफ में ही आएगा। ओके, कैसा आएगा, इसके सेंटर की तरफ में ही आएगा। एप्पल जो है वो सेंटर की तरफ में ही पुश होगा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें तो अभी देखिए इसमें मतलब वो क्या कहना चाहता है कि जो सेंटर की तरफ में ही वो जो भी है एप्पल है वो खसक के आएगा। तो चांद और ज़मीन के जो बीच में है ना, वो क्या है, वो भी एक तरह की ग्रेविटी है। उन्होंने क्या सोचा कि जैसे जैसे कि ये सेब है वो सेंटर पे आया, तो चांद हो गया, या अर्थ के आसपास अराउंड में जो भी प्लानिट है, तो वो भी, उनमें भी ग्रेविटी होती होगी, वो भी खींचते होंगे एक दूसरे को, है ना। उन्होंने भी सोचा कि वो उनमें भी तो ग्रेविटी होती होगी। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, न्यूटन ने सोचा कि अगर ये कुव्वत मुख्तलिफ ऊंचाई पे मौजूद सेब पे असर करती है, तो क्या सेब से ज़्यादा बुलंदी, मतलब चांद तो हमसे बहुत दूर है ना, हमको दिखने में नज़दीक है बट वो दूर है। ओके, और चांद से ज़्यादा कहीं ज़्यादा दूर सूरज है। ठीक है, तो ज़्यादा बुलंदी मौजूद चांद पे भी असर करेगी क्या, मतलब अपना अर्थ है वो उसको खींचेगा क्या चांद को। ठीक है, क्या इस तरह सूरज और सैयारे एक दूसरे पे असर करते हैं क्या, उनके अंदर ग्रेविटी होती है क्या। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अतलाती मौसलाती टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़। जैसे कि हम बातचीत करते, देखो हम किस पे बातचीत करते हैं, फ़ोन पे, है ना। हम टीवी वगैरह देखते हैं किसके थ्रू, हमारी जो सैटेलाइट है वो सैटेलाइट किधर है भाई, अर्थ के सरफेस पे घूम रही है। जो हमारा अर्थ है ना, जैसे कि चांद है ना घूम रहा है अराउंड में, देखिए जैसे कि चांद, देखो ये हमारा अर्थ है बराबर, तो अर्थ के अराउंड में क्या घूम रहा है भाई, चांद, ये इसके अराउंड में घूम रहा है ना, ये इसके अराउंड में घूम रहा है। वैसे ही इंसानों ने बना के सैटेलाइट भेजी है। सैटेलाइट का शेप देखा होगा, मुझे तो बनाने नहीं आएगा क्योंकि मेरी ड्राइंग कुछ अच्छी नहीं है,
तो सैटेलाइट भी एक ग्रेविटी के हिसाब से काम करके इंसानों ने दिमाग लगाया और सैटेलाइट को भेजा, क्योंकि ग्रेविटी कैसे वो घूमता है ना उसके अराउंड में, तो हमको मौसम कैसे मालूम पड़ता है कि दिन क्या कब कहाँ बारिश ज़्यादा होगी, कैसे तूफान ज़्यादा है, कब आएगा, कब धूप पड़ेगी, ये सब सैटेलाइट के थ्रू पता चलता है कि वो सैटेलाइट हमको इन्फॉर्मेशन देता है और वो इन्फॉर्मेशन इंसान के तक पहुँचता है। इंसान फिर टेलीविज़न के थ्रू या फ़ोन के थ्रू हम तक ये बात पहुँचती है, ठीक है, सैटेलाइट के थ्रू। तो ये भी एक तरह से ग्रेविटी पे काम करके ही बना के, ग्रेविटी के हिसाब से ही मतलब काम करने के हिसाब से ही उसको बनाया गया है, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुव्वत और रफ्तार, मतलब मोशन एंड फोर्स, कुव्वत और मोशन। तो हम जानते हैं किसी भी चीज़ की रफ्तार, हम जानते हैं किसी भी चीज़ की रफ्तार या हरकत उसके लगाई हुई फोर्स, समझ लो कि एक बॉल रखा है, मैंने उसको हल्का सा पुश करा तो थोड़ा ही आगे जाएगा, लेकिन मैंने उसको दबा के एकदम मस्त में एकदम फोर्स मारा तो वो उड़ के जाएगा बहुत दूर तक। मतलब जितना मेरा फोर्स लगा ना उतना ही वो मूवमेंट करेगा। साइंस का लैंग्वेज में क्या बोल रहा है, जितना आपका फोर्स है उस हिसाब से उसका मोशन है, फोर्स कम है मोशन कम है, फोर्स ज़्यादा है मोशन ज़्यादा है, ठीक है। और जो अर्थ का जो मोशन जो भी है ना, ग्रेविटी जो है ना सबसे वीक है, सबसे कमज़ोर है कि उसकी ग्रेविटी जो है ना खींचने के लिए, ठीक है। तो ऐसा मतलब अभी देखा जाए तो न्यूटन ने क्या कहा था, कभी अर्थ के आसपास में जो भी है उनको वो क्यों नहीं खींच लेता, तो उनकी जो ग्रेविटी है ना कम है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि बोलते हैं कि भैया ये जो सन है, हमारा जो सन है उसके अराउंड में मून है, तो मून अपने अराउंड भी घूमता है, अपने अराउंड घूमता है तो वो 24 आवर्स कंप्लीट करता है, और अपने अराउंड घूमते 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 क्या बोलते हैं, जब इसके सन के पूरा एक अराउंड पूरा करता है तो 365 दिन लग जाते हैं एक अराउंड को पूरा करने के लिए। तो सोचिए वो कितना स्लो मोशन करता होगा, है ना। 4 मिनट में वो 1 डिग्री बढ़ता है, 1 डिग्री पता है ना आपको, 1 डिग्री आपने डी पकड़ा होगा, तो 1 डिग्री 2 डिग्री, तो हाँ 4 मिनट में वो 1 डिग्री ही मूवमेंट करता है, तो बहुत ही स्लो। अगर ज़्यादा हम सब घूमते रहेंगे चक्कर खाएंगे नहीं, ओके। तो देखो अभी हम आते हैं सर आइजैक न्यूटन की तरफ में। उनकी पैदाइश का तारीख है और ये इनका डेट है पैदा होने का, ये इनका जो इनका एंड है, मतलब उन्होंने वफात पाई थी, ठीक है। तो कल जदीद दौर की एक बहुत ही अहम साइंसदान है वो। इनकी पैदाइश इंग्लैंड में हुई थी। ये पैदा कहाँ हुए थे, इंग्लैंड में। इन्होंने हरकत के कवानीन, हरकी मसावत शक्ली कशिश के कवानीन अपनी किताब में प्रिंसिपिया के दर्ज किया, मतलब उन्होंने कुछ कवानीन बनाए थे कि किस हिसाब से वो मूवमेंट करता है, क्या करता है, तो उसका नाम ही किताब का प्रिंसिपिया, ठीक है। उसमें उन्होंने लिखा है इनके बारे में। तो इसके कबल कैपलर पता है, कैपलर भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके पहले कबल बोले थे पहले कैपलर ने क्या करा था, सैयारों के मदार खुलासा बताया था 3 उसूल, जैसे कि न्यूटन के 3 लॉ है, न्यूटन के तीन उसूल है, वैसे ही कैपलर के भी 3 लॉ थे, ठीक है। तो सैयारे के उसूल के तहत मतलब उनका भी एक असूल होता है, उसके तहत ही वो गर्दिश करते हैं, ठीक है। इसके ऐसे मालूम ना थी, तो उनकी वजह मालूम नहीं थी उनको, तो न्यूटन ने उनको और अच्छे से रियाजती सूरत में उनको डिफाइन किया, समझाया। अब देखिए न्यूटन ने नूर, आवाज़, हरारत, रियाजी के मैदान में नुमाया काम किया है। अभी देखिए नूर मतलब लाइट, आवाज़, आप पता है आप बात क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हवा है, हवा की वजह से हमारी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाती है। अगर हवा ना हो तो हम कितना भी बोले चिल्लाए, सामने वाले को हमारी आवाज़ सुनाई ही नहीं देगी, ठीक है। एक होता है हरारत, ये सब पे उन्होंने रियाजती सूरत में सॉल्व करने का जो भी पैटर्न वगैरह निकाला है उन्होंने, ठीक है। रियाजी की एक नई शाखा इल्मा सेल्सियस नाम से ईजाद किया है, ठीक है। तो रियाजी तिब्बियात में उन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। और दूरबीन तैयार करना मतलब दूरबीन सबसे पहले इन्होंने ही तैयार किया था, किसने, सर आइजैक न्यूटन ने, ओके। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है दायरवी हरकत, मतलब सर्कुलर मोशन, और मरकज़ जो कुव्वत सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब देखिए एक लड़की बताई हुई है यहाँ पे, वो लड़की क्या कर रही है, एक हाथ में उसने रस्सी पकड़ी है और वो कुछ गोला टाइप में है या पत्थर टाइप है, तो वो सेंटर से इसको ऐसा करके फोर्स कर रही है। तो देखिए जब फोर्स करेगी ना तो उसका फोर्स कहाँ से लग रहा है, सेंटर से लग रहा है। सेंटर के फोर्स की वजह से वो राउंड में घूम रहा है। अगर सेंटर से फोर्स कम होगा तो वो क्या बोलते हैं, राउंड होना कम होगा, वो बंद हो जाएगा, है ना। सेंटर कहाँ से फोर्स लगता है किसी भी चीज़ का मतलब क्या है, सेंटर से लगता है, सेंटर ही मैटर करता है। अगर वो फोर्स करते करते घुमाते घुमाते उसने छोड़ दिया तो इसका जो टेंजेंट करके यहाँ से एक लाइन करके वो निकल के जाएगा दूर, वो पत्थर, ठीक है। हम आपको बताती हूँ पढ़ के, देखिए डोरी के एक सिरे पर एक पत्थर बांधिए और डोरी के सिरे को दूसरे हाथ में पकड़कर उसको घुमाइए, इस तरह पत्थर की दायरवी हरकत करने, मतलब सर्कल में घूमता है ना वो,
और क्या आप कोई कुव्वत लगा रहे हैं तो उसकी सिम्ट में कोई कौन सी है, आपने अगर कोई फोर्स लगाया तो उसकी डायरेक्शन कौन सी है, जिस तरफ फोर्स लगाएंगे ऐसी बात है उस साइड घूमेगा, आप इस साइड फोर्स लगाएंगे तो इस साइड घूमेगा, अगर यहाँ साइड फोर्स लगाएंगे तो यहाँ साइड घूमेगा, जिस तरफ आप फोर्स लगाएंगे उसी साइड वो चीज़ घूमेगी। जब तक आपकी डोरी पकड़ते रहते हैं तब तक कि आप पत्थर अपनी तरफ से यानी दायरे के मरकज़ की जानिब से खींचता है। तो जब तक कि वो डोरी पकड़ते हैं तब तक कि वो मरकज़ की साइड से खींचता है। मतलब पत्थर का जो मदार है ना वो दायरवी सिमत में कुव्वत अमल करती है। मतलब मदार जो सेंटर है, सेंटर के हिसाब से वो दायरे सर्कल में घूमता है। अगर सेंटर से फोर्स नहीं लगेगा ना तो वो घूमेगा नहीं, मतलब गोल नहीं घूमेगा। तो उसका मेन जो है घूमने का फोर्स कहाँ से लग रहा है, उसको सेंटर से फोर्स लग रहा है। तो जब वो घुमाते घुमाते अगर एक मुकाम से उसने फेंक दिया तो ये सेंटर कहाँ आगे गिरेगा, इस साइड ममाज बना के वो इस साइड में घूम के गिर जाएगा जिस हिसाब से वो छोड़ा होगा। अगर यहाँ पे छोड़ा तो ये साइड घूमेगा, अगर ये साइड पे छोड़ेगा तो ये साइड वो निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो इसी हिसाब से आप जानते हैं ज़मीन का कुदरती सैयारा कौन है, मतलब ज़मीन के अराउंड कौन घूमता है, चांद घूमता है ना। तो चांद ज़मीन के अतराफ में एक मखसूस मदार में गर्दिश करता है, मतलब एक एक मूवमेंट वैसे ही राउंड शेप में घूमता है वो भी। फिर चांद की हरकत कैसी होती है, क्या हमारे निज़ाम शमसी के दूसरे सैयारे सूरज की तरफ में घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं जैसे अर्थ घूमता है किसके अराउंड में, सन के अराउंड। तो क्या दूसरे सैयारे भी घूमते हैं क्या, उन्होंने क्वेश्चन पूछा। यस, घूमते हैं, जुपिटर, नेपच्यून, ये सब भी घूमते हैं सन के अराउंड। ठीक है, क्या इन पर कोई ऐसा ही कुव्वत अमल करती है, तो इन पर भी कोई सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है क्या कि वो उसके अराउंड में घूमते हैं, है ना। अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या हुआ, देखिए आप समझ लीजिए कि ये हमारा अर्थ है, ओके, सॉरी ये हमारा सन है, ओके, ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे हमारा मर्क्यूरी है ना, यहाँ पे हमारा अलग अलग ज़ेहल, नेपच्यून, ऐसे अलग अलग टाइप के जो भी है। तो वो जब घूमेंगे ना राउंड में तो उनका एक अलग पाथ होगा, ओके, वो अपने ही पाथ पे घूमेंगे, वो नहीं घूमेंगे तो टकराएंगे ना जाहिर सी बात एक दूसरे से। देखो ये इनके अराउंड घूमेगा, ये इसके अराउंड घूमेगा, ओके। तो उनका एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है, उस रास्ते के हिसाब से ही वो घूमते हैं। ठीक है, ऐसा करके वो लोग घूमते हैं, उनका एक रास्ता होता है। अगर वो और वो रास्ता जो बनता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से बनता है, उसी की वजह से वो लोग अराउंड में घूम पाते हैं। ठीक है, फिर पिछली सरगर्मी में मिसालों में गौर करने पर जहन में ये आता है चांद को ज़मीन की तरफ मदार में गर्दिश जारी रखने के लिए उस पर कुव्वत पर असर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बोल रहा है चांद को ज़मीन के अतराफ में घूमने जारी रखने के लिए उस पर कुव्वत लगना ज़रूरी है। चांद को ज़मीन के अतराफ में घूमने के लिए उस पर फोर्स लगना ज़रूरी है। तो फोर्स लगेगा तभी वो उसके घूमेगा कशिश करके। सूरज भी ज़मीन को अपनी तरफ खींचता है, देखो यहाँ में लिखा हुआ बाकायदा कि खींचता है, इसीलिए वो सेंटर के हिसाब से वो घूमती है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के हिसाब से घूमती है। तो अभी यहाँ पे कैपलर्स के लॉ आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बैजवी शक्ल है, देखो इसके लिए एक एनिमेशन चाहिए जो मैं बना के बता नहीं सकती आपको, मेरे पास अभी इतना अवेलेबल नहीं है, नहीं तो एनिमेशन होता तो मैं आपको क्लियर बता सकती थी कि किस तरह से ये काम कर रहा है। मतलब ये रेस का इसको डेफिनेशन डिस्क्राइब कर सकती हूँ, बट इसको एकदम मतलब एनिमेशन के बेस पर बता सकती हूँ मैं इसको। ठीक है, तो भी थोड़ा ट्राई करती हूँ करने का, पहले हम इसको पढ़ते हैं। कदीम ज़माने पे इंसान सैयारों के मकामात का मुशाहिदा करते आ रहा है, मतलब पहले से ही इंसान है ना क्या कर रहा है, सैयारों को देख रहा है, उसे नोटिस कर रहा है, उसको बाकायदा लिखा है। मतलब एक साइंटिस्ट तो भाई 15-15 साल 20 साल सितारों को देखते रहते, भैया ये सितारा, ये सैयारा किस साइड गया, ये कहाँ पे आया, ये किधर, यहाँ नया सैयारा कौन सा आया, उस पर बाकायदा किताबें लिखते थे। ठीक है, तो इंसान है ना बहुत पहले से इन सब पे मुशाहिदा करते आ रहा है। गैलीलियो से पहले ही मुशाहिदा आंखों से किए जाते थे, मतलब गैलीलियो से पहले गैलीलियो ने क्या निकाला, दूरबीन। तो दूरबीन की तरह हम मालूम पड़ता था कि हाँ अभी यहाँ पे से हमने इसको देखा तो ये सेंटर पे। तो उससे पहले आंखों से देखते थे। 16वीं सदी में सैयारों के मकामात और हरकत के मुतालिक बहुत सारी मालूमात हासिल हो गई थी। 16वीं सदी में हमको बहुत सारा मालूम पड़ गया था कि भाई सैयारे हरकत करते, मूवमेंट करते हैं। जॉन्स कैपलर नामी साइंसदान ने इन तमाम मालूमात का मुताला किया था, तो पता चला कि सैयारों की हरकत और गर्दिश कुछ मखसूस उसूलों के तहत होती। मतलब उन्होंने निकाला पता, कुछ उसूल है, उस उसूल के हिसाब से वो सितारे एक दूसरे के अराउंड में घूमते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, मैंने क्या बताया था आपको, सेंटर से मतलब वो सर्कल टाइप में नहीं घूमते, वो कैसे टाइप में घूमते हैं, बैजवी दायरे की शक्ल में घूमते हैं। तो बैजवी दायरे यानी एक मखरूत की हमवार सतह का तिरछा काटने से हासिल होने वाले सतह। देखिए ये हमारा मखरूत शेप है,
टोपी वाला तो देखिए ये कैसा शेप निकल रहा है, बैजवी एंगल निकल रहा है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें दो नुक्ते मास का है, तो दो सेंटर है, एक सेंटर नहीं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एक F1 है एक F2 है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ धागे का सीन बताया हुआ था कि भाई ये धागा लेना है और धागे को यहाँ पे अटैच करना है। और जो पेंसिल है तो क्या होगा, ये एक साइड में बढ़ेगा, ये छोटा होगा, ये बढ़ेगा तो ये छोटा होगा, ऐसा कुछ सेंटर का डिज़ाइन वगैरह है। मैं इसको एनिमेशन वगैरह नहीं बता सकते आपको, तो अभी मेरे पास इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो बस आपको बोल के बता सकती हूँ। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है, देखो केपलर का पहला लॉ, सैयारे के मदार बैजवी होता है, इसका सेंटर जो होता है वो बैजवी होता है, इसका जो मदार होता है बैजवी होता है। सूरज उसकी मदार का नुक्ता मास का जो सेंटर है वो सूरज है, वो उसका क्या है, नुक्ता मास का है। तो बोल रहा है सैयारा सूरज की एतराफ गर्दिश को बैजवी मदार के जरिए दिखाया गया है। सिर्फ यही बोल रहा है कि सैयारे का मदार बैजवी होता है, जो मदार होता है वो बैजवी होता है, और सूरज उस मदार का एक नुक्ता मास का है, वो उसका सेंटर है जिसके थ्रू सब जो भी है प्लैनेट है वो उसके आसपास में घूमते हैं। ये हमारा केपलर का पहला लॉ हो गया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या बता रहा है, सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला खत मुस्तकीम। देखो ये सैयारे हैं, ओके, ये सैयारा है, ये सैयारा है, सैयारा के खत मुस्तकीम। देखो ये जो खत जा रहा है यहाँ से यहाँ तक के एरिया, यहाँ से यहाँ तक का ये लाइन, यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन है वो यक्सा इलाका रकबा तय करता है। मतलब यहाँ पे देखो दिखने में भले से ये मोटा है, देखो ध्यान करो इसका, दिखने में ये भले से मोटा है बट छोटा है। ओके, ये मोटा है बट छोटा है ना। अब देखो इसको ध्यान करो, ये थोड़ा सा मीडियम साइज़ में आ गया, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा इसका लेंथ ज़्यादा है, इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो उसकी लेंथ एकदम लंबी और एकदम पतला है ना। तो ये क्या बोलता है कि तीनों का जो रेशियो ना वो इक्वल होता है। मतलब जितना, अगर इसको 2 आवर्स लगा ना, इसको 2 मिनट्स लगा समझ लो, तो इसको भी 2 मिनट्स ही लगेगा, क्योंकि उसने चलने में इसको एरिया ज़्यादा लगेगा। तो ये 3 मिनट लगा तो इसको भी 3 मिनट ही लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो अभी एक और चीज़ बताती हूँ आपको। हाँ, देखिए ये जो हमारा समझ लीजिए ये हमारा सन है। ओके, अब जो एक मिनट ना, ये इसका सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगता है अर्थ का, तो जब ये इस साइड में आता है ना तो ये स्लो घूमेगा, लेकिन जैसे ही ये जो एरिया कम है ना, यहाँ पे स्पीड में घूमती है जब धरती या कोई भी अलग अदर प्लैनेट आती है, क्योंकि यहाँ पे एरिया कम है, तो यहाँ पे घूमने का जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो इसका घूमने का स्पीड एकदम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे जब वो यहाँ पे इतना एरिया कवर करता है तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, भले से एरिया कम है बट क्या स्पीड बढ़ेगा। ओके, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यही बोल रहा है कि यक्सा इलाका यक्सा रकबा तय करता है। मतलब दिखने में वो लाइन बड़ी है, छोटी है, पतली है, मोटी है, बट वो यक्सा टाइम पे यक्सा एरिया कवर करता है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, हमारा रेडियस हो गया ना, ये समझ लीजिए सेंटर है, सेंटर का जो रेडियस है इसका क्या हो गया भाई, इसको रेडियस बोला जाएगा, है ना। अभी देखो, अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, सूरज के एतराफ मदार की गर्दिश करने वाले सैयारे, मतलब सूरज के अराउंड में मदार की गर्दिश करने वाले सैयारे का गर्दिश करने का वक्त, जो भी सैयारे गर्दिश करते हैं उनका जो टाइम का स्क्वायर होता है और रेडियस ट्रिपल होता है, मतलब क्यूब में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, टी का स्क्वायर अल्फ़ा आर क्यूब। ठीक है, इसमें अगर हमको ये अल्फ़ा हटाना है तो हम के लगाएंगे, कैसा लिखेंगे इसको पता है। ये हमारा क्या है भाई, टी का स्क्वायर है और ये अल्फ़ा है और ये आर का क्यूब है ना। अब मुझे इसको हटाना है, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे के लगा दूंगी मैं, आर क्यूब, और ये हमारा टी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गए केपलर के 3 लॉ। ये 3 मार्क्स के आते हैं एग्जाम में बच्चों लोग को, तो ठीक है, आप इसको अच्छे से याद करना, समझना वगैरह जो भी है। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे क्या बता रहा है, शक्ल 1.4 में ESF और ASB के रकबे के मसावी हो तो EF के मुतालिक क्या कहा जा सकता है। हाँ 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 हाँ, ESF तो ये पीछे की बात कर रहे हैं क्या, ES तो कहाँ है भाई, ESF, हाँ ESF और ASF है ना, क्या है भाई, ASB, हाँ ASB का रकबा मसावी, यहाँ तो मसावी होगा, जाहिर सी बात है ना, मैंने तो बोला ना कि जितना वो उसका मोटाई चौड़ाई के हिसाब से वो इक्वल हो जाता है ना, तो ये मसावी ही होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो न्यूटन के कशिश शक्ल के कायनाती कानून, तो ये बोल रहा है न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। तो मंदरजा वाला मसाहत पे केपलर के कवानीन के जहन पे रखते हुए न्यूटन की कशिश शक्ल का कायनाती कानून बयान किया गया है।
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, केपलर के कवानीन ध्यान में रखते हुए न्यूटन ने मतलब उन्होंने केपलर की थ्योरीज वगैरह पढ़ा, ओके, उसको जहन में रखते हुए उन्होंने कशिश शक्ल के कायनाती कानून बनाए, ओके। पहले केपलर आए थे तो उन्होंने उसकी बुक्स वगैरह पढ़ेगी, जो भी पढ़ेगी उसकी थ्योरी के हिसाब से, क्योंकि साइंटिस्ट ऐसे ही करते हैं, मतलब पहले जो प्रीवियस साइंटिस्ट होते हैं उनकी थ्योरीज वगैरह पढ़ते हैं, उनको जो सही लगता है उसमें चीज़ ऐड करते हैं, जो नहीं लगता उसको हटा देते हैं, ठीक है, और अपना नया थ्योरीज लेकर आते हैं, ठीक है। तो उन्होंने डेरिवेशन करते हुए न्यूटन ने शक्ली कशिश और कायनाती कानून बयान किए। कानून के मुताबिक कायनात के हर एक जिस्म एक दूसरे को खींचता है, मतलब क्या है, जितनी भी अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब एक दूसरे को खींचती है। इसका फोर्स कम होता है, इससे ज़्यादा होता है, ठीक है। अभी यह कुव्वत एक दूसरे को कशिश करने के लिए जिसमें कीमत की कमियत हो, कमियत बोले तो उसका मास, उसके अंदर बॉडी के अंदर मास कितना है, 75 kg है, एक का 45 kg है, तो मास के रास्ते तनासब में होता है, वो हिसाब से वो उसको फोर्स करता है, ठीक है। अब ये जॉन्स केपलर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। जॉन्स केपलर जो थे वो 1630 से लेकर 1531 से लेकर 1630 तक के थे। ये जर्मन के माहिर फल्कियात, मतलब बोले तो जो आसमान के बारे में मालूमात वगैरह निकालते हैं, और याजीदा थे। तो उन्होंने 1600 में पराग में मशहूर माहिर फल्कियात टाइको बरा है, उनकी मददगार तौर पर काम करना शुरू किया, ठीक है, उनको मदद करना का काम शुरू किया उन्होंने। 1601 में टाइकवर बरा ने अचानक की मौत के बाद, मतलब वो इनका इंतकाल हो गया, ये जो भी थे वो साइंटिस्ट होंगे, उनके साथ काम करना शुरू किया, अचानक में उनकी मौत हो गई, तो केपलर ने उनके अहदे पर शाही रियासत पे तरक्की दी गई। तो उन्होंने उनकी जगह पे कौन आ गए भाई, केपलर्स आ गए, उनको तरक्की दी गई, भैया वो चले गए तो तुम उनकी जगह पे लो, उनकी जगह लो और काम शुरू रखो। तो बराहे के ज़रिए सैयारों की मुकामत के मुशाहदत का इस्तेमाल करके केपलर ने सैयारों की हरकत के कवानीन तैयार किए। तो जो भी थ्योरीज थी उनके हिसाब से उन्होंने हरकत की मूवमेंट के कवानीन बनाए और शुरू किए। उन्होंने इल्म फ़ल्कियात पर मुख्तलिफ किताबें भी लिखी, उनके पास अलग अलग किताबें लिखी हुई हैं, और इनका यह काम आगे न्यूटन की शक्ली कानून को बयान करने के मददगार साबित हुआ, ठीक है। M1 और M2 यमियत वाले दो जिस्म दिखाए गए हैं। तो बोल रहा है M1 M2 मतलब मास 1 और मास 2, इसको दो बॉडी दिखाया गया। देखो ये मास 1 एक मास 2, दो बंदे समझ लीजिए, ये मास 1 ये मास 2। तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब उनके बीच में जो एरिया है, वो जितनी दूरी पे खड़े 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर जो भी है, वो इसका फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो देखो फोर्स काम कैसा करता है, पहली बात तो फोर्स काम कैसा करता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, अगर आपने 9 में अच्छे से पढ़े हो ना, अगर नहीं पढ़े तो मैंने इस पर लेक्चर बनाया, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो फोर्स मास काम कैसे करता है, किसी बॉडी में कितना मास है, कमियत कितनी है, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, उस हिसाब से एक्सेलरेशन करता है, ठीक है, एक्सेलरेशन करता है, तो इसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, मास 1 मास 2 अपॉन डिस्टेंस, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो उसका एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो F प्रोपोर्शनल M1 M2, तो ये इसको हटा के जो प्रोपोर्शनल है इसकी जगह पे हम क्या लेंगे, इजिकल टू बाई जी, जैसे हमने पीछे लिया था, ठीक है। तो जी मतलब ग्रेविटी हो गया हमारा, क्योंकि अर्थ एक तरह की ग्रेविटी होती है जो खींचती है सब चीज़ों को एक दूसरे के अराउंड में। अगर दो अजिसाम में से किसी एक की कमियत दुगना कर दिया, मतलब दो बॉडी है, उन दोनों बॉडी, एक मतलब 50 का है तो दूसरा 100 का हो जाए, तो कानून के मुताबिक दरमियानी शकली कुव्वत दुगनी हो जाएगी, मतलब एक बॉडी ज़्यादा हो गई तो उनकी जो खींचने का जो ताकत है वो डबल हो जाएगा। इस तरह से उनके दरमियान का फासला दुगना हो जाएगा, फासला भी दुगना होगा, जो डिस्टेंस है वो भी दुगना होगा बोल रहे हैं। तो कुव्वत की 1/4 हो जाएगी, जो उनको फोर्स लग रहा है वो कम हो जाएगा, जितना भी फोर्स है वो कम हो जाएगा। दोनों जिसाम कुर्रवी हो तो कुव्वत इनके मरकज़ों को जोड़ने के खत्े मुस्तक़िम में होती है, जैसे हमने पीछे देखा था वो लाइन वगैरह जो भी समथिंग है ना। तो अभी चलिए फिर रेगुलर शेप वगैरह ना हो तो अजिसाम की कमियतों के मरकज़ों में सेंट्रल ऑफ द मास को जोड़ने के लिए खते किस सिमत में होती है, डिस्टेंस वगैरह, डिस्टेंस पता है ना आपको, गिनों के बीच में कितना 1 मीटर का डिस्टेंस 2 मीटर का डिस्टेंस, उससे खत की लंबाई ली जाती है, ठीक है। तो चलिए अभी ये समझ में आता है, मसला दोस्त समझ में आता है कि ये फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा बाकायदा, ठीक है बच्चों। तो देखिए मसला दोस्त ये समझ में आता है कि जी की कमियत की इकाई कमियत रखने वाले एक दूसरे की इकाई फासले पर रखे गए दो अजिसाम की दरमियानी शक्ली कुव्वत की पैमाइश करने पर हासिल होगी। मतलब क्या बोल रहा है कि किसी एक जिस्म की जो भी कमियत है, तो उनके बीच में एक मतलब 1 किलोग्राम में दो जिसाम को जो 1 मीटर के फासले पर रखे गए हो तो उनके दरमियान में कशली शकली कुव्वत मसावी होगी। तो ऐसा ही निज़ाम में
देखिए इस पे भी क्वेश्चन है ना, आपको किलोग्राम का मैंने 9 का लेक्चर बनाया, उसमें बाकायदा समझाया हुआ इसके बारे में। आप प्लीज़ मेहरबानी करके इसको वीडियो को देख लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा ये, कि फिर से वही डिटेलिंग रिपीट करने थोड़ा सा कैसा असकत आ जाती है भाई। तो ऐसा निज़ाम में जी की जो इकाई है ना वो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होती है किलोग्राम। ठीक है, तो जी की कमियाँ सबसे पहले साइंसदान हैटरी क्यूनेट्स क्यूनेट्स ने तजुर्बे के जरिए मालूमात की थी, मतलब जो भी अर्थ की ग्रेविटी है ना उन्होंने निकाली थी, वो क्या है भाई 6 तो कोई जगह जगह पे ऐड होगा 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11। ठीक है, ये जगह जगह पे ऐड होगा, ये फार्मूला वगैरह बना के, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए किसी जिस्म का मरकज़ी कमियत और उस जिस्म के अंदर या बाहर, देखिए तो किसी जिस्म के मरकज़ की कमियत उस जिस्म के अंदर या बाहर ऐसा नुक्ता होता है जिस पर जिस्म की सारी कमियत मरकूज़ होती है। मतलब किसी भी जिस्म में कोई भी चीज़ होने दो उसके अंदर या बाहर कोई ऐसा जो पॉइंट होता है जिसके सेंटर से उसका जो सेंटर होता है, मतलब उसका वो सेंटर होता है, कोई एक पॉइंट होता है जिसका सेंटर होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, यकसा हजम रखने वाले कुर्रवी अजिसाम की मरकज़ कमियत कुर्रा हिंदसी का मरकज़ होता है। ठीक है, तो एक जैसा जो भी जिसका वज़न होगा ना, कमियत होगी, तो उसका जो सेंटर होता है उसका हिंदसी मरकज़ होता है। यहाँ पे बोलने का मतलब ये है, तो बोल रहा है किसी अक्सर कसाफत की जिसाम की मरकज़ी कमियत हिंदसी मरकज़ मतलब सेंट्रियोड होता है, इसका एक सेंट्रियोड होता है। ठीक है, तो यहाँ से वो फोर्स लगाता है। तो शकली कुव्वत कशिश का नुक्ता बयान करते वक्त न्यूटन के फासले के मुरब्बा के शामिल करने का ख्याल किस वजह से आया, तो उनको स्क्वायर शामिल करने का ख्याल क्यों आया है, इसके कैपलर के तीसरे कानून ने मदद ली। किस तरह से हम देखते हैं। ठीक है, स्क्वायर कैसे आया वो हम देखते हैं। तो फ़र्ज़ कीजिए एक जिस्म है जिसका यकसा दारवी हरकत मुत्तहरिक है, मतलब वो यकसा दारवी सेंटर पे वो घूम रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि मुत्तहरिक जिस्म का मरकज़ जो क़ुव्वत ज़ेर असर होता है, अगर इस जिस्म पे कमियत मास, मतलब जो समझ लीजिए कोई चीज़ है, कोई सरफेस है, समझ लीजिए यहाँ बोलने का मतलब क्या है कि कोई बॉडी है, ओके, यहाँ पे समझ लिए कोई चीज़ है, तो ये बोला फर्स्ट कीजिए एक जिस्म यकसा दारवी हरकत, मतलब एक जिस्म है वो सेंटर के हिसाब से वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, हरकत कर रहा है, उसके सेंटर के हिसाब से वो हरकत कर रहा है। तो आप जानते हैं मुत्तहरिक जिस्म के मरकज़ के दरमियान में क़ुव्वत ज़ेर असर, मतलब उनमें क़ुव्वत रहती है, मतलब उसका मास जिस हिसाब से होगा ना, उसका वज़न जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से उसका मदार है निफ्स कुद्र, मदार है उसका निफ्स कुद्र और उसकी रफ्तार, मतलब उसकी वेलोसिटी को जाहिर करेंगे। तो उसको लिखा कैसे जाता है, फोर्स काम कैसे करता है, उसका मास होगा, वेलोसिटी का स्क्वायर होगा अपॉन में आर फॉर रेडियस, ये इसका रेडियस हो गया। ठीक है, ये इसका रेडियस हो गया। ठीक है, रियाजती अमल को दिखाया सकता है। अगर एक सैयारा सूरज की तरफ दारवी मदार में गर्दिश करता है तो सूरज के सिमत अमल करने वाले मरकज़ को, तो सूरज की सिमत जो अमल करता है उसको बोलते हैं फोर्स इजिकल टू बाय mv का स्क्वायर अपॉन आर होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या, चाल जो होता है, चाल का फार्मूला क्या है, स्पीड का फार्मूला क्या है, तय करता फासला, जब तक इसने फासला तय किया और उस पर कितना टाइम लगाया। ठीक है, ये आपने 9 में फार्मूला करा होगा और आपको याद है, अच्छे से आपने पढ़ा होगा तो उनको याद है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको नहीं याद होगा, तो उनको 9 में थोड़ा आप जाना पड़ेगा ही। ठीक है, यहाँ पे एम सैयारे की कमियत वी है, उसकी रफ्तार आर सैयारे के दायरवी का निफ्स कुत्र है, तो उसकी जो रफ्तार होगी ना वो दायरवी मदार के निफ्स कुत्र, मतलब आधे पोर्शन से सैयारे के फासले पर होगी। ठीक है, मतलब उसके आधा पोर्शन से ही लेगा ना, वो पूरा थोड़ी लेगा भाई, आधा ही लेगा ना, जिस हिसाब से सेंटर है उस हिसाब से वो फोर्स के हिसाब से घूमेगा। ठीक है, तो मदार का मुहित मतलब सर्कल का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा ना, मदार का आपको मुहित निकालना है, इसका सर्कमफेरेंस निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है इसका 2πr है ना, फॉर्मूला क्या है 2πr है ना, फिर उनका फासला 2πr हो गया। तो सूरज की गिर्द उसका एक चक्कर लगना है ना, तो क्या हो गया भाई, एक चक्कर हमें टाइम लगा, कितना टाइम लगा उसको, है ना। तो मदार का मुहित और दरकार वक्त का फासला ये हो गया हमारा 2πr। तो देखो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला है जो हमने ऊपर पढ़ा था mv का स्क्वायर अपॉन आर, है ना, और ये हमारा ये 2πr, तो इसमें क्या कह रहा है, इंक्लूड कर दिया, इसको कैसे इंक्लूड किया पता है, m को यहाँ फेंक दिया, 2πr था, है ना, तो r देखो ये 2πr है, ये 2πr है और इसका r है ना, ये 2πr है, इसका r है, तो r का स्क्वायर हो गया ये, है ना, तो ये r का स्क्वायर हो गया, अपॉन में t हो गया, अपॉन में t हो गया, अपॉन में सॉरी ये t और फिर अपॉन में ये r हो गया। ठीक है,
मतलब इन दोनों को मिला के, इसको और इसको मिला के, इन दोनों को मिला के नया फॉर्मूला ऐड किया है इसमें। क्या करा है, इस नए फॉर्मूले को ऐड किया है। तो 2 2 से कितना हो गया हमारा 4 हो गया है। 2 2 से हमारा कितना हो गया 4 हो गया है। ओके, और देखो ये पाई का पाई सिंगल था ना, तो इससे मल्टीप्लाई किया स्क्वायर बन गया। ओके, और ये देखो, और ये देखो ये आर का स्क्वायर है ना, तो देखो ये आर का स्क्वायर है बराबर, और इसके नीचे भी आर था, है ना। तो ये आर का इसका, तो 2 आर में से 1 आर गया, तो 1 आर बचा इसके पास, है ना। आर देखो सिंगल आ गया है। ओके, और फिर ये जो एम सिंगल में आएगा, तो यहाँ पे एम आ गया, और ये जो टी है, तो ये इसके भी स्क्वायर था, तो यहाँ पे टी पे भी स्क्वायर आएगा। तो ये हमको नया फॉर्मूला मिल गया इसका, ठीक है। ज़रब करने पे, तकसीम करने पे फॉर्मूला मिल गया है। ये फॉर्मूला भी कहीं ना कहीं ऐड होगा आपको, तो याद कर लेना इसको, ठीक है, अच्छी तरह से। अब चलिए, इसमें एक सॉल्व द क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं आपको सॉल्व करने का पैटर्न बताती हूँ इसका, क्योंकि इस पे बेस पर है ना आगे आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन भी करने के, ठीक है। तो इसमें गिवन क्या क्या है आपको वो बताती हूँ मैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 दोस्त है, एक का नाम है अब्दुल समद, एक का नाम है अब्दुल बसात। दोनों एक दूसरे से 1 मीटर के फासले में बैठे हुए, दोनों का जो फासला है, डिस्टेंस है ना, 1 मीटर की दूरी पे दोनों बैठे। तो उनका एक बॉडी का मास, एक बंदे का बॉडी का मास कितना है 75 किलोग्राम है, ठीक है, और एक बंदे का बॉडी का मास कितना है 80 किलोग्राम है। तो दोनों के बीच में दरमियानी कशी शक्ली कुव्वत कितनी होगी, तो कैसी होगी ग्रेविटी, कैसे, क्योंकि देखो अर्थ भी खींचता ही है, कोई भी बॉडी कहीं पे भी हो उसको अर्थ भी खींचता ही है ना। तो क्या होगा, देखो हमको क्या क्या गिवन है वो लिखना है। तो ये हमारा मास 1 हो गया, ये हमारा मास 2 हो गया, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा आर हो गया ना, रेडियस, आर हमारा रेडियस हो गया। तो हमको यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है। तो पहले हम लिखेंगे भाई रेडियस कितना है 1 है, मास 1 कितना है 75, मास 2 कितना है 80 kg, और 6.67 10⁻⁻11 जो है हमारा जी का फॉर्म, जी है मतलब ग्रेविटी है, जो कि अर्थ का खींचना है, एक बॉडी को जो खींचती है, अर्थ भी खींचती है एक दूसरे को, ठीक है। तो ये जी हमारा ये हो गया। तो जितनी भी वैल्यू दी हुई है ना, हम उधर पे पुट कर देंगे। मतलब क्या, देखो फोर्स तो हमको पता ही करना है, इनको भी नहीं फोर्स कितना लग रहा है बराबर। तो जी का जो वैल्यू आया वो वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया गया है। ओके, 75 इधर आया, 80 इधर आया। ओके, रेडियस कितना था 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। हम लिखे नहीं लिखे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 75 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 75 को हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको। ओके, चलो हम इसको मल्टीप्लाई करते। तो चलो 80 और क्या हो गया हमारा 75, है ना। 80 को मैं 75 से मल्टीप्लाई करूँगी, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 5 0 का 0 हो गया। ओके, 0 हो गया। अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 0 से 0, 5 8 का 40, 40 का 0, 4 कैरी गया, 7 8 से 56, 56 57 58 59 60। तो ये हमारा कितना हो गया 6000 आ जाएगा। किसका आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं इसको, पहले हम फॉर्मूला रखते हैं, डायरेक्टली रख देते हैं, क्योंकि ये तो आपको समझ में आ रहा है भी, इसको यहाँ पे पुट करे, यहाँ पे पुट करे, तो पहले यही लिख देती मैं देख के, क्योंकि जब आपको सॉल्व करने वाला ये समझ में नहीं आ रहा। मैं जो मेन है मैं आपको वो बता रही हूँ, जो मेन आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं वो आपको बताती हूँ, है ना। जो आ रहा है उसको क्या बताना है वो आप इजीली रख लोगे, जो मैंने आपको समझा ही दिया ऑब्वियसली, ठीक है। तो हमको ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, हमको 6000 मिला है बराबर। तो मैं क्या करती हूँ, पहले इसकी वैल्यू रखती हूँ, 6.67 हो गया हमारा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 हो गया। ये हमारा 75 मल्टीप्लाई बाय 80 हो गया, ये हमारा 1 का स्क्वायर हो गया, है ना। हमको फोर्स मालूम करना है, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है ना, फोर्स कितना लग रहा है। तो इनको मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिल गया है, मुझे मिल गया है 6000। ओके, अभी 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय 6.67, 1 का स्क्वायर 1 लिखे या नहीं लिखे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो हम नहीं लिखते। तो अब देखो इस पर 0 कितने हैं, इस पर 0 कितने हैं, उस पर 0 कितने हैं भाई, 3 0 है ना। तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकती हूँ, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 का क्यूब, है ना। मतलब 1000 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे फिर से 6000 मिल जा रहा है ना। तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकती हूँ, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 रेस्ट क्या 11 -11, है ना। फिर हमारा क्या आया 6.67। ओके, अब क्या करेंगे इसको, देखो अभी देखो ये जो नंबर है, इसको हम निकालेंगे, यहाँ लेके आएंगे। कैसा लेके आएंगे, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 6। ओके,
मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। ओके, मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। तो देखिए ये माइनस है, यहाँ पे साइन नहीं मतलब ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस। 11 से मैं 3 को निकालूँ मुझे क्या मिलेगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 मिलेगा मुझे। तो हमारा बड़ा नंबर क्या है माइनस, तो मेरे को माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। चलो मल्टीप्लाई करते हैं साइड में इसको 6 7 42 का 2, 6 छंग 36 37 38 39 40, 40 का 0, 4 ऊपर गया 6 छंग 36 37 38 39 40, 40 2 के बाद पॉइंट लगा था, यहाँ पे पॉइंट आ गया। ओके, तो क्या करेंगे इसको हम मल्टीप्लाई बाय 40.02। ओके, अब लेकिन क्या है भाई इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो हमारा आंसर क्या दिया है, हमारा आंसर तो दिया हुआ है 10⁻7 और हमारा आंसर यहाँ पे 10⁻8 क्यों आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, पॉइंट को देखो, पॉइंट कहाँ लगा हुआ है, देखो ध्यान करो इसको, पॉइंट कितने बाद लगा हुआ है 3 के बाद लगाए। अगर मैं इस पॉइंट को, ये 2 के बाद पॉइंट आ रहा है ना, इसको पीछे पुश कर दो तो इसमें से एक माइनस हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है, मतलब एक बढ़ रहा है ना, इसमें ये उल्टा होता है ना, मतलब छोटा होता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, बराबर समझ में आ रहा है आपको। क्योंकि देखो अगर मैं -8 और -7 को कंपेयर करूँ तो बड़ा कौन सा है, बड़ा ये है, ये छोटा है। तो मैंने यहाँ पे पुश करा ना इसको, इस पॉइंट को यहाँ पुश करा ना, मतलब इधर लिया ना, तो क्या होगा पता है, ये बन जाएगा 10⁻7। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ गया है इस तरीके से सॉल्व करने पे। ठीक है, तो चलो अभी क्या बोल रहा है, इन लोग दोनों के बीच में शक्ल कशिश है वो 4.002 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 है। ठीक है, ये कुव्वत मामूल काबिल नज़रअंदाज, मतलब एकदम स्लो मूवमेंट है, तो बहुत ही स्लो ग्रेविटी है वो, बहुत ही स्लो, इसके लिए हम एक दूसरे को अट्रैक्ट करके चिपक नहीं जाते, बहुत ज़्यादा स्लो है बोल रहा है, मतलब बहुत ही काबिल नज़रअंदाज है, मतलब ना के बराबर ग्रेविटी है वो, खींचना है कशी शक्ल मतलब ना के बराबर है। अब्दुल समद जिस बेंच पर बैठाता है इसकी कुव्वत अगर सिफर हो तो कुव्वत कशिश की वजह से अब्दुल समद बासित की तरफ सरकने, मतलब क्या बोल रहा है ये मालूम क्या बोल रहा है कि रगड़ मतलब फ्रिक्शन क्या होता है। अब देखो अगर आप चल रहे हो एक सड़क पे तो आपको क्या लगता है आप फिसलोगे, नहीं आप नहीं फिसलोगे, लेकिन वही अगर कोई लादी है जो प्लेन लादी, अगर बाई चांस उसके ऊपर लादी है उस पर अगर पानी गिरा है और आप उस पर चलोगे ऑब्वियसली आप स्लिप हो जाओगे, आप क्या होगे गिर जाओगे, पता है आप गिर जाओगे। क्यों गिरोगे, क्योंकि उस पर जो फोर्स था ना, फ्रिक्शन का जो फोर्स था वो जीरो है, तो इसने क्या बोल रहा है कि भाई जीरो फ्रैक्शन हो गया, मतलब जो रगड़ है ना वो जीरो हो गई। तो जाहिर सी बात है ना, अगर जीरो रगड़ हुई तो चिपकेंगे एक साथ में, ज़्यादा कशिश हो जाएगी, है ना, तो सरकने लगेंगे। जाहिर सी बात अगर उनकी कशिश जो है ना कुव्वत अगर कम हुई ना, सिफर हुई ना, तो वो खींचेंगे एक दूसरे की तरफ, सरकेंगे एक दूसरे की तरफ। इसका इशारा इसके हटने की रफ्तार हम न्यूटन की मसावत के मालूम कर सकते हैं। ठीक है, न्यूटन की मसावत है ना वो रख के हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं, बाद में हम इसको आगे सेकंड क्वेश्चन और सॉल्व करना है, मैं आपको बताती हूँ कैसा करना है इसको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, समंदर की बेकायदगी से होने वाली मध्य जजर के मुतालिक आप जानते हैं कि किसी एक किनारे पर समंदर की पानी की सतह मामूल के मुताबिक दिन में 2 मतलब मखसूस औकात पे बढ़ती या कम होती है। मतलब क्या बोल रहा है आप समझो इस बात का, ये बोल रहा है समंदर की बाकायदगी मद व जज़र बोल रहे हैं, मतलब क्या आप जानते हैं कि एक किनारे पे समंदर का पानी का सतह में मामूल से मुताबिक दिन में 2 बार वो या तो बढ़ता है या तो कम होता है। आप समझ लीजिए ये हमारा अर्थ है, अर्थ पे कितना 73% तो पानी है, ये हमारा समझ लो पानी है। ओके, पानी है, ये हमारा चांद है। जब चांद खींचेगा ना, ग्रेविटी खींचेगा ना, तो जिसका जो सेंटर से लगता हुआ ये साइड का पोर्शन भी जो इतना हिस्सा आएगा उसमें मदवत बढ़ जाएगा, मतलब इसका जो वो जो होता है ना लहरें, समंदर की जो लहरें वो ज़्यादा ऊपर आएगी। लेकिन इस साइड के जो पोर्शन होगा ना, ये साइड और ये साइड में, ये साइड और ये साइड में, इस साइड में फोर्स कम लगेगा, 90 डिग्री पे जो बन रहा है ना उधर फोर्स कम लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, उसका फोर्स कम लगेगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है बाकायदा, ये देखो यहाँ पे लिखा है मद, यहाँ पे लिखा है जज्र, मतलब यहाँ पे फोर्स ज़्यादा होगा, यहाँ फोर्स कम होगा, यहाँ पे लहरें ज़्यादा उठकर आएगी और यहाँ लहरें कम होकर आएगी। तो बोरा दिन भर में 2 बार ऐसा होता है, या तो बढ़ती है या तो वो कम होती है, 2 टाइम पे ऐसा होता है सेंट्रोइड से होकर वो बढ़ती है तो कम होती है।